गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने आदर्शवाद का अर्थ, आदर्शवाद की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा पढ़ी थी। अब आज हम उसी के आगे शुरू करेंगे कि शिक्षा में आदर्शवाद का क्या योगदान है, उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आप ये देखो कि शिक्षा के क्षेत्र में जो आदर्शवाद को लाने का या प्रतिपादित करने का जो श्रेय जाता है वो प्लेटो, पेस्टोलॉजी और फ्रॉवेल को जाता है मुख्यतः, ख़ास तौर से प्लेटो को। ठीक है। और अगर हम ये देखें तो जो शिक्षा के क्षेत्र में अगर आदर्शवाद का जो सबसे प्रमुख योगदान है वो है शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण में। आप ये देखेंगे अभी आगे चल के आप अलग अलग दर्शन पढ़ेंगे, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद। आपके सिलेबस में इतने ही हैं, और भी दार्शनिक विचारधाराएं हैं। तो उनमें से आप ये देखोगे कि शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी विचारधाराएं हैं उनमें से आदर्शवाद के शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो सबसे परिपूर्ण हैं। क्यों? क्योंकि ये केवल भौतिक जगत की भर बात नहीं करता बल्कि आध्यात्मिक जगत की भी बात करता है। तो इसलिए इसके जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो बहुत बड़े हैं, और ये कह लीजिए कि ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं बच्चे की। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका आज का टॉपिक, शिक्षा का आदर्शवाद तथा शिक्षा के उद्देश्य। तो आप ये देखो कि जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि आदर्शवाद का शिक्षा के क्षेत्र उद्देश्यों के क्षेत्र में विशेष योगदान है। तो इसके अंतर्गत कुछ ऐसे उद्देश्य हम अध्ययन करेंगे जो कि हर दर्शन में लगभग हैं, और वो उद्देश्य सर्वकालिक हैं। क्योंकि कोई भी दर्शन ये नहीं कहेगा कि बालक का शारीरिक विकास न किया जाए, कि मानसिक विकास न किया जाए, कि सामाजिक विकास न किया जाए। तो उस तरह से अगर कुछ उद्देश्य हम देखेंगे जो सामान्य है, जो लगभग हर दर्शन में है और हर समय में ये शिक्षा के उद्देश्य रहे हैं, लेकिन अलग अलग दर्शन के अनुसार कुछ जो जीवन के उद्देश्य चूँकि अलग होते हैं, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य भी होते हैं। तो इसके अंतर्गत जो सबसे पहला जो शिक्षा का उद्देश्य है वह है शारीरिक विकास का उद्देश्य। तो शारीरिक विकास का उद्देश्य, तो जैसा कि आप ये देखोगे प्राचीन समय से ही मानता रही है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। और दूसरी बात, शरीर ही विभिन्न तरह के लक्ष्यों को प्राप्त करने का माध्यम होता है। आप ये देखो कि अगर शरीर स्वस्थ है और शरीर मजबूत है तो जीवन में आने वाली विविध तरह की बाधाओं को हम बहुत सफलतापूर्वक उन पर विजय प्राप्त करते हैं। दूसरी बात आप ये देखते हो कि हम जब शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं तो हम जीवन के जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं उनको आसानी से प्राप्त कर पाते हैं। तो इन्होंने आदर्शवादियों ने शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य माना है कि सच्ची शिक्षा वह है जो बालक का शारीरिक विकास करे। फिर इसके बाद आते हैं दूसरा, मानसिक विकास। तो आदर्शवादियों का शिक्षा का जो दूसरा प्रमुख शिक्षा का उद्देश्य माना है उन्होंने, वो ये माना है कि सच्ची शिक्षा वह है जो बालक का मानसिक विकास करे। मानसिक विकास किस लिए? तो आप ये देखो कि जैसे जीवन के जो विविध कार्य हैं उनको करने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य की ज़रूरत होती है, या ये माना जाए कि शरीर अगर स्वस्थ है, मजबूत है, तो जीवन में आने वाले विभिन्न झंझावातों को हम आसानी से झेल पाते हैं। इसी तरह से मानसिक विकास भी यही है, क्योंकि हमारा जो मतलब विकास होता है उसमें शारीरिक और मानसिक दोनों योग्यताओं का योगदान होता है। और आप ये देखो जीवन के साधारण से कामों को भी करने के लिए एक विशेष स्तर की मानसिक योग्यता होनी आवश्यक है। तो और इनके तो जीवन के लक्ष्य बहुत बड़े हैं, यानी आध्यात्मिक उन्नति की बात करते हैं। तो अगर बालक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा तो उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो आदर्शवादियों का जो दूसरा प्रमुख शिक्षा का उद्देश्य है वो है बालक का मानसिक विकास करना। इसके बाद तीसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास। तो आदर्शवाद ये कहता है कि शिक्षा को बालक का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास भी करना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अगर बालक का सामाजिक विकास, बेशक जीवन का अंतिम लक्ष्य इन्होंने आत्मानुभूति माना है, लेकिन आत्मानुभूति के भी पहले उनको सामान्य जीवन जीना आवश्यक है। और सामान्य जीवन जीने के लिए बालक में सामाजिक गुणों का विकास आवश्यक है, उसे अपनी संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। तो शिक्षा का ये काम होता है कि वो बालक का
में सामाजिक गुणों का विकास करके उसका सामाजिक समायोजन करे तथा सांस्कृतिक विकास करे। अब आप ये देखो, संस्कृति का बहुत अहम रोल होता है हम लोगों की लाइफ में, क्योंकि संस्कृति क्या होते हैं, सीखे हुए गुण होते हैं और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। तो संस्कृत के माध्यम से हमारे पूर्वजों का जो ज्ञान है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता रहता है। अब इस संस्कृति को भी दो तरह से विभाजित कर सकते हैं, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। तो भौतिक संस्कृति के अंतर्गत वो चीज़ें आती हैं जिनको हम देख छू और महसूस कर सकते हैं। अभौतिक संस्कृति में जैसे जिनको हम देख छू और महसूस नहीं कर सकते, वो किसी के व्यवहार में परिलक्षित होती हैं, जैसे आदर्श, मूल्य, परंपराएं, रीति रिवाज, धर्म। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऐसे नहीं आप परिलक्षित होती हैं, लेकिन किसी के व्यवहार में परिलक्षित होती हैं। तो अगर आप ये देखो तो शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य ये भी है कि वो बालक का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास करे। फिर इसके बाद अगला है नैतिक एवं चारित्रिक विकास। तो आपने ये इसके बाद पहले हम लोगों ने उसमें पढ़ा ही था, मूल्य मीमांसा में पढ़ा था कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है आत्मानुभूति, और आत्मानुभूति के प्राप्ति के लिए ये आवश्यक है कि हम जो सबसे चिरंतन मूल है सत्यम शिवम सुंदरम उसकी प्राप्ति करें, तो हमें आत्मानुभूति होगी। और सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर बल दिया गया था। तो जाहिर सी बात है, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य ये माना है कि शिक्षा ऐसी हो जो बालक का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करे। नैतिकता से यहाँ पर आशय क्या है कि मतलब सही गलत का विभेदीकरण करके हमें सही मार्ग पर चलने की बात हो रही है। और चारित्रिक, आप ये देखो कि जिस व्यक्ति का मतलब चारित्रिक विकास सही नहीं होता, तो वो चाहे भौतिक उन्नति हो चाहे आध्यात्मिक उन्नति हो, किसी भी तरह की उन्नति नहीं कर सकता। तो इसलिए अगर देखा जाए तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य आदर्शवादियों ने ये भी माना है। फिर है राज्य के लिए विशेषज्ञों का निर्माण। ये जो शिक्षा का उद्देश्य है, ये खास तौर से प्लेटो ने इस पर बहुत ज़्यादा बल दिया है। उनका ये मानना है कि व्यक्ति से पहले राज्य आता है और राज्य के लिए व्यक्तियों को अपने स्वयं के हितों की भी कुर्बानी अगर देनी पड़े तो देना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि कोई भी राज्य तभी आगे बढ़ सकता है जब वहाँ के नागरिक श्रेष्ठ हों, यानी उनमें उच्च नागरिक गुणों का विकास हो। यानी उनके अंदर ये भावना हो कि पहले राष्ट्र है बाद में हम हैं, यानी अगर राष्ट्र है तो हम हैं। तो आप ये देखो कि जब नागरिकों में इन गुणों का विकास होगा तो राष्ट्र उन्नत करेगा। दूसरी बात, राज्य के लिए विशेषज्ञों का निर्माण, यानी विशेषज्ञों का निर्माण से आशय ये है कि कोई भी राज्य तब आगे बढ़ता है जब उस राज्य के विविध क्षेत्रों को का नेतृत्व करने के लिए हमें एक्सपर्ट्स तैयार होते हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे कला संस्कृति के क्षेत्र में हो। आप ये देखो कि वो विशेषज्ञ ही होते हैं, वो एक्सपर्ट्स ही होते हैं जो कि समाज को या राष्ट्र को आगे ले जाते हैं। तो शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य आदर्शवादियों ने, खासतौर से प्लेटो ने माना है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो राज्य के लिए विशेषज्ञ या एक्सपर्ट्स तैयार कर सके। फिर इसके बाद है श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण। श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण, श्रेष्ठ नागरिक आप किसे कहेंगे? शिक्षा का उद्देश्य इन्होंने, आदर्शवादियों ने ये माना है कि सच्ची शिक्षा वह है जो बालक में श्रेष्ठ नागरिक गुणों का विकास करे। तो श्रेष्ठ नागरिक गुणों के विकास से यहाँ पर आशय क्या है कि उसके अंदर ये वाली भावना हो कि पहले राष्ट्र है फिर हम हैं, और राष्ट्र के बनाए जो नियम कानून जो हैं उन पर उसकी निष्ठा हो, उनका वो पालन करे और राष्ट्र को स्वहित से ऊपर रखे। वही कहा जाएगा कि उसमें उच्च नागरिक गुणों का विकास है। तो एक शिक्षा का उद्देश्य इन्होंने, आदर्शवादियों ने ये भी माना है कि शिक्षा, सच्ची शिक्षा वह है जो बालक का में उच्च नागरिक गुणों का विकास करे। फिर इसके बाद आते हैं अगला, बुद्धि एवं विवेक शक्ति का विकास करना। आदर्शवादियों का अगला जो शिक्षा का उद्देश्य है वो है बुद्धि और विवेक शक्ति का विकास करना, यानी शिक्षा ऐसी हो जो बालक में बुद्धि का विकास करे, और जब एक बार बुद्धि का विकास होगा तो विवेक शक्ति का भी विकास होगा, क्योंकि विवेक के माध्यम से हमें सही गलत का विभेदीकरण करने की शक्ति प्राप्त होती है, और जिसके आधार पर हम करणीय और अकरणीय कर्मों की व्याख्या कर पाएंगे और करणीय कर्मों को अपनाएंगे और अकरणीय कर्मों को त्याग देंगे, और इस तरह से हम आत्मानुभूति की ओर बढ़ेंगे।
अगला जो जीवन का सबसे प्रमुख उद्देश्य माना है इन्होंने आत्मानुभूति। तो शिक्षा का भी, आदर्शवादी शिक्षा का भी सबसे बड़ा उद्देश्य है आत्मानुभूति या आध्यात्मिक चेतना का विकास। तो जैसा कि आप ये देखते हो कि किसी भी दर्शन की तत्व मीमांसा से उसके जीवन के उद्देश्य निर्धारित हो जाते हैं, और जो हमारे जीवन के उद्देश्य होते हैं वही शिक्षक के उद्देश्य बनते हैं। तो आप ये देखो कि आदर्शवादी तत्व मीमांसा में हमने पढ़ा था कि जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, आत्मानुभूति। तो जाहिर सी बात है शिक्षक का लक्ष्य भी क्या बना, आत्मानुभूति। तो उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षक के वैसे ही उद्देश्य बनाए गए, यानी शिक्षा ऐसी हो जो बालक का आध्यात्मिक विकास करे और उसे आत्मानुभूति की ओर अग्रसर करे। तो इन्होंने जीवन का सबसे जो प्रमुख उद्देश्य माना था आत्मानुभूति, उसी तरह से इनकी शिक्षा का उद्देश्य भी सर्व प्रमुख है आत्मानुभूति, यानी सच्ची शिक्षा वह है जो इन्हें आत्मानुभूति की ओर ले जाए। तो अगर आप ये देखोगे आदर्शवाद की पूरी शिक्षा प्रक्रिया में आपको ये दिखाई देगा कि इस जो सबसे प्रमुख जो शिक्षा का उद्देश्य है आत्मानुभूति, इसी के इर्द गिर्द सारा इनका जो शिक्षा का ढांचा है वो घूमता है। आप ये देखो कि शिक्षा के उद्देश्यों में भी आत्मानुभूति की बात की गई है। इसके बाद पाठ्यक्रम में हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे आध्यात्मिक विषयों और आध्यात्मिक क्रियाओं पर ज़्यादा बल दिया गया है। शिक्षण विधियाँ भी अगर आप देखो उन विषयों को पढ़ाने के लिए वैसी शिक्षण विधियाँ हैं। अनुशासन का स्वरूप, शिक्षक छात्र संबंध, विद्यालय का वातावरण, सब में आपको ये जो जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है आत्मानुभूति, वो वही इनकी शिक्षा का भी सबसे बड़ा उद्देश्य है, और वो इस पर एक तरह से उसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है आदर्शवादी शिक्षा व्यवस्था पर। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम इसी के आगे और शुरू करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।